देखिए अभी तक हमने पार्टनरशिप में सारी चीजें सीख ली। पार्टनरशिप स्टार्ट कैसे करते हैं, यानी फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। उसके बाद हम गुडविल की कैलकुलेशंस कैसे करते हैं, गुडविल कैसे निकाली जाती है वो भी सीख लिया हमने। और उसके बाद रेशियो में कोई बदलाव होता है तो क्या करेंगे, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ वगैरह कुछ होगा तो वो सारी चीजें हमने क्लियर कर ली। अब समय आ गया है किसका, बिजनेस को बंद करने का, क्योंकि पार्टनरशिप में बड़ी दिक्कतें हो रही हैं। दिक्कतें होंगी तो बिजनेस बंद करना पड़ेगा। ठीक है जी, समझ में आ रही है बात। तो जब बिजनेस बंद होगा तो क्या होगा, अब ध्यान से सुनिएगा। तो हमारे चैप्टर का नाम है डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फॉर्म। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। ठीक है जी। बेटा डिसोल्यूशन के लिए जो सेक्शन आपका एप्लीकेबल है, वैसे एग्जाम के लिए रेलिवेंट नहीं पर फिर भी थोड़ा याद रखना, ये है सेक्शन नंबर आपका 39। कौन सा है, सेक्शन 39। सेक्शन 39 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ठीक है जी, सेक्शन 39 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ठीक है जी। तो ये बताता है किसके बारे में, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म के बारे में। ठीक है, अब यहां पे बात समझने वाली जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है ना, वो ये है कि यहां पे हमें समझना पड़ेगा दो चीजों के बारे में। एक होता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, क्या होता है, एक होता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और एक होता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। ठीक है जी, एक होता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और एक क्या होता है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। तो इन दोनों के बारे में हम बात करते हैं फटाफट से। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और दूसरा क्या है, डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म भी बोल सकते हैं इसको। बच्चों पहले आपको इन दोनों के बारे में समझना पड़ेगा कि दोनों में आखिर फर्क क्या है। ठीक है, करण आपको बता दूं इन दोनों में ना थोड़ा सा फर्क है। ठीक है, तो आप ध्यान से सुनिए बेटा, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म या फॉर्म में क्या फर्क है ये समझो। देखिए पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन का मतलब पता है क्या है, पार्टनरशिप का जो पुराने पार्टनर्स थे उनके एग्रीमेंट में चेंज होना। क्या होना, एग्रीमेंट में चेंज होना। ए और बी पार्टनर थे, उनके आपस में जो क्या हुआ, कुछ मनमुटाव हुए। पहले रेशियो 3:2 था, उन्होंने कहा जी अब रेशियो क्या रहेगा, इक्वल। तो जो उनका पहले एग्रीमेंट था 3:2 के हिसाब से, वो एग्रीमेंट क्या हो गया, खत्म हो गया। अब वो एक नया एग्रीमेंट बन गया। क्या यहाँ पे बिजनेस बंद हो रहा है, नहीं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बस एग्रीमेंट चेंज हो रहा है, बिजनेस कंटिन्यू रहने वाला है। ठीक है जी, तो ये क्या कहलाएगा, डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म या डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, ये कहलाता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। समझ में आ रही है बात। अगर पार्टनर्स के एग्रीमेंट में कोई चेंज हो रहा है और बिजनेस हमारा आगे कंटिन्यू चल रहा है तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। समझ में आ गई बात। लेकिन सर जब बात आएगी किसकी, डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म की, डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म कह लो या डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म कह लो, तो उसमें क्या होगा, यहां पे अभी क्या हो रहा है ना, अब रिलेशन तो गए भाड़ में, अब क्या हो रहा है, पूरा का पूरा बिजनेस ही बंद हो रहा है। समझ में आ रही है बात। बात उस लेवल तक बढ़ चुकी है कि अब सलाह मशूरा करने से काम नहीं चलने वाला है, अब तो बिजनेस को क्या करना पड़ेगा, बंद। और जब आपका बिजनेस क्या हो जाए, एग्रीमेंट खत्म, बिजनेस बंद, तो बच्चों उसको क्या कहते हैं हम, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म या डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म कहते हैं। समझ में आ गई बात। ठीक है जी, तो ये कब कब होता है, एमसीक्यू बन जाते हैं इसके बेस, शांतनु इधर सुन लो, एमसीक्यू बन जाते हैं इसके बेस पे। ठीक है ना, तो ये कब कब होता है, चेंज इन पीएसआर में, एडमिशन में, रिटायरमेंट में या डेथ में। ठीक है जी, समझ में आ गई बात। ठीक है, अब ये कब हो सकता है और कैसे हो सकता है इसके बारे में बात कर लेते हैं। इसका जो सबसे पहला कारण है वो क्या है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। बेटा आपसी सहमति से, पहला किससे हो सकता है ये, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से। बात समझ में आ रही है जी, पहला किससे हो सकता है ये, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग का मतलब पता है आपको, आपसी सहमति। यानी कि सारे पार्टनर्स ने डिसाइड किया कि भाई देखो हमें अब हो सकता है प्रॉफिट नहीं हो रहे, क्या हो रहे हैं, लॉस हो रहे हैं बिजनेस में, तो हम क्या करते हैं, अब देखो फालतू में लॉस में चलाने का कोई फायदा नहीं है, एक काम करते हैं, इसको क्या कर लेते हैं, म्यूचुअली आपस में डिसाइड किया और उसको बंद करने का फैसला लिया गया। ठीक है जी, समझ में आ गई बात।
दूसरा दूसरा कारण क्या हो सकता है जी, बताएगा कोई? कंपल्सरी डिसोल्यूशन भी होता है। क्या होता है? कंपल्सरी डिसोल्यूशन। कंपल्सरी डिसोल्यूशन क्या होता है जी? हाँ जी बेटा, कंपल्सरी डिसोल्यूशन, आप पहले कोई काम कर रहे थे, लीगल तरीके का काम था, ठीक है जी, अब आपने साथ साथ उसमें क्या कर दिया, इलीगल काम शुरू कर दिए। समझ रहे हो? नहीं, इलीगल से मतलब समझ रहे हो, ड्रग्स वगैरह की सप्लाई करने लगे आप, है ना? तो ये क्या है? इलीगल तरीके का काम हो गया ना। तो बेटा ऐसे में आपको क्या करना पड़ेगा? कंपल्सरी डिसोल्यूशन का आपको नोटिस मिल सकता है, किसी ने आपकी कंप्लेन कर दी तो आपको क्या करना पड़ेगा? डिसॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है जी, दूसरा हो गया। तीसरा बेटा, नोटिस के द्वारा आपके पास कोई नोटिस आ गया, किससे? कोर्ट से। किसी ने आपकी शिकायत कर दी तो नोटिस आया कोर्ट से, कोर्ट से नोटिस आएगा तो आपको क्या करना पड़ेगा? अपनी फर्म को डिसॉल्व करना पड़ेगा, यानी कि बंद करना पड़ेगा। ठीक है जी, समझ में आ रही है बात? चौथा, ऑन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, बेटा आपके साथ कुछ ऐसा हो गया, ठीक है, कि अब आपको बिजनेस मजबूरी है कि आपको बंद करना पड़ेगा। मतलब समझो इसका, आपके बिजनेस का एक साइकिल था, एक टाइम पीरियड था, ठीक है, कि आपने मान लो किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए अपना बिजनेस शुरू किया था, पार्टनरशिप फर्म को शुरू किया था किसी पर्टिकुलर वर्क के लिए। जैसे आपने देखा होगा ना, मेट्रो के पुल वगैरह बनते हैं, तो आपने इसके लिए क्या करा, ब्रिज वगैरह बनाने के लिए आपने एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए क्या किया था, अपनी वो की थी पार्टनरशिप। वो काम पूरा हुआ तो आपको अपनी पार्टनरशिप क्या करनी पड़ेगी? बंद करनी पड़ेगी। ठीक है जी, फर्म थी, फर्म में 3 पार्टनर थे, तीनों की पार्टनर्स की क्या हो गई? डेथ हो गई। तो क्या यहाँ पे डिसोल्यूशन होगा? नहीं होगा? बिल्कुल हो जाएगा। तो किस में होगा? कंपलसरी में या ऑन एन इवेंट? इवेंट हो गया ना जी, कुछ ऐसा इवेंट हो गया आपके साथ कि आपको क्या करना पड़ेगा? बिजनेस को बंद करना पड़ेगा। ठीक है जी, या पार्टनर सारे के सारे क्या हो गए? इंसॉल्वेंट हो गए। समझ में आ रही है बात? बेटा तीनों मर जाएंगे तो बंद, देखो ऐसे तो अब ये तो है नहीं कि कोई अलग अकाउंटेंट वगैरह होगा अगर बड़े लेवल की फर्म है तो, ठीक है, बट ये जितनी भी चीज़ें अगर पार्टनर्स की डेथ हो जाती है, सबकी डेथ हो जाती है ना, तो उस केस में उनके एग्जीक्यूटर्स होते हैं, तो वही करेंगे। हमने डेथ में सीखा था ना, कौन करता है? एग्जीक्यूटर्स। तो एग्जीक्यूटर्स आपस में हिसाब करेंगे, आपस में बनेंगे, ठीक है, नहीं तो भैया कहाँ जाएंगे? कोर्ट का एक चक्कर काटेंगे, वहाँ से होगा हिसाब। क्लियर है यहाँ तक? समझ में आ गया? तो इन कारणों से होता है आपका फर्म का डिसोल्यूशन। ठीक है जी बच्चों, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, समझ में आ गया ना? क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत? चलिए फिर आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं किसके बारे में सर? देखिए, अगर आप अपने फर्म को डिसॉल्व करोगे, फर्म को बंद करोगे, तो फर्म को बंद करने के लिए आपके पास ऐसा क्या है भाई? हमारे पास सर हमारी एसेट्स हैं। हमारे पास क्या है? हमारी एसेट्स। अकाउंटिंग से अब बात कर रहे हैं हम, अकाउंटिंग कैसे करेंगे डिसोल्यूशन की। हमारे पास हमारी कुछ एसेट्स हैं और कुछ क्या है? हमारी लायबिलिटीज। ठीक है जी, तो बच्चों हमें इसमें क्या करना है? हमारी जितनी भी एसेट्स हैं उनको क्या करेंगे? बेच देंगे, और जितनी भी लायबिलिटीज है उनको क्या कर देंगे? पे कर देंगे। तो वहां से जो भी पैसा बचेगा वो पैसा किसको दिया जाएगा? पार्टनर्स को। समझ में आ रही है बात? फिर पार्टनर्स की पेमेंट कर दी जाएगी। तो क्या आपको लगता है यहाँ पे बैलेंस शीट बनेगी? नहीं बनेगी? बेटा बैलेंस शीट उस बिजनेस में बनती है जो बिजनेस आपका अगले साल चलने वाला है। ठीक है ना? जब आपका बिजनेस इसी साल में बंद होने वाला है, अब आप बंद कर रहे हो, तो अब बैलेंस शीट नहीं बनाएंगे। ठीक है जी, तो एक ऐसी चीज जो एक बिजनेस से एक साल से दूसरे साल में कैरी होकर हमारे साथ जाती है, वो होती है हमारी बैलेंस शीट। हाँ है ना? हमारे पास जितनी भी एसेट्स फिजिकल फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं, उतनी ही एसेट्स हमारी कहाँ पे होंगी? हमारी बैलेंस शीट में होंगी। ठीक है जी, तो फटाफट से समझते हैं कि सर हमें यहाँ पे क्या क्या पढ़ना है। तो देखिए, सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या पढ़ना है? सबसे पहले हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे किसके बारे में? रियलाइजेशन अकाउंट के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है जी बेटा, रियलाइजेशन अकाउंट बनाया जाता है एसेट्स को रियलाइज करने के लिए और लायबिलिटीज को पे करने के लिए। ठीक है ना? जितनी भी एसेट्स और लायबिलिटीज है, क्या उनको एक दिन में बेचा जा सकता है? एसेट्स को एक दिन में नहीं बेच सकते। क्या कह रहे हो प्राची? कह रही है सर कबाड़ी वाले को बेच सकते हैं। अरे बेटा, कबाड़ी वाले को एक दिन में बेचोगे, लेकिन क्या आपकी एसेट्स की उस हिसाब से वैल्यू दे पाएगा वो? फिर
कबाड़ी वाले को नहीं बेचेंगे ना, बात समझ में आ रही है ना। तो इसीलिए टाइम लगेगा। भाई कबाड़ी वाले को आप लोहा लंगड़ी तो बेच सकते हो, एसेट्स थोड़ी बेच दोगे, समझ में आ रही है बात। तो उसमें टाइम लगता है और उसमें टाइम लगेगा, ठीक है जी, बिल्कुल ऑक्शन कर सकते हैं, ठीक है जी। तो अगर उसमें टाइम लगेगा तो बेटा उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अभी बुक्स को क्लोज करना है, बैलेंस शीट को खाली करना है, तो इसीलिए हम क्या बनाते हैं, एक अलग अकाउंट बनाते हैं जिसका नाम क्या है, रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है जी। ठीक है सर, बेटा रियलाइजेशन बनेगा तो दूसरा अकाउंट कौन सा बनाना पड़ेगा, रियलाइजेशन करने के बाद एसेट्स को बेचने के बाद, लायबिलिटीज को पे करने के बाद जो पैसा बचा वो किसको देना है, पार्टनर्स को, है ना जी। किसको देना है, पार्टनर्स को देना है, सिंपल सी बात है सर, पार्टनर्स को देना पड़ेगा। अब पार्टनर्स को देने के लिए बेटा पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट तो आप बनाओगे नहीं बनाओगे, पार्टनर्स का हिसाब कहां रखते हैं हम लोग, कैपिटल अकाउंट में। तो पार्टनर्स का क्या बनाना पड़ेगा, कैपिटल अकाउंट। तो दूसरा क्या आएगा हमारा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। दूसरा क्या आएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है जी। बच्चों तीसरे नंबर पे सुनिए मेरी बात, दूसरा क्या हो गया, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। देखो पहले एसेट्स को बेचेंगे और बाहर वालों का पैसा देंगे, बाहर वालों का पैसा देने के बाद जो पैसा बचेगा वो किसको देंगे, पार्टनर्स को। यहाँ पे जितना भी लॉस या प्रॉफिट होगा, रियलाइजेशन में हो सकता है या तो लॉस हो या हो सकता है प्रॉफिट हो, ज्यादा चांस लॉस के ही है ना बेटा। जब बिजनेस बंद करते तो ज्यादातर क्या होता है, लॉस ही होता है, ठीक है। किस्मत की बात है कि किसी को प्रॉफिट हो जाए, समझ में आ रही है बात, क्लियर है ना। तो वो जो प्रॉफिट और लॉस है वो कौन बियर करेगा, पार्टनर्स बियर करेंगे ना। अच्छा मेरा आपसे सवाल है, क्या ऐसा होगा, क्या ये पॉसिबिलिटी है यहाँ पे, करण आप बताओगे, क्या ये पॉसिबिलिटी है कि किसी पार्टनर को घर से पैसा लाना पड़े, नहीं बिल्कुल बेटा। देखिए अगर किसी पार्टनर की कैपिटल सपोज करिए 1 लाख रुपया है और उसके हिस्से का जो लॉस है वही मान लो कितना है, 1.5 लाख रुपए, तो जो 50,000 रुपए कम है वो कौन लाएगा, वो पार्टनर घर से लेके आएगा, क्योंकि 1 लाख तो उसकी कैपिटल से एडजस्ट हो जाएगा, 50,000 वो कहां से लेके आएगा, अपने घर से। समझ में आ रही है बात, क्लियर है। तो यहां पे हम बाद में एक बात और करेंगे कि उसकी जो लायबिलिटी है वैसे तो अनलिमिटेड है बट एक हद तक लिमिटेड है, और वो क्या है वो बात करेंगे अभी थोड़ी देर में, ठीक है जी। तो बच्चों यहाँ पे जो तीसरा अकाउंट हम बनाते हैं वो क्या बनाते हैं, हम बैंक अकाउंट, क्या बनाते हैं, बैंक अकाउंट। तो कुल मिला के हमें यहाँ पे 3 अकाउंट है जिनके बारे में पढ़ना है, ठीक है। पहला रियलाइजेशन अकाउंट, दूसरा पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट और तीसरा बैंक अकाउंट। समझ में आ गई बात, एक एक करके तीनों की बात करेंगे। पहले एक छोटी सी प्यारी सी क्या बनाएंगे, बैलेंस शीट, और उस बैलेंस शीट के बाद शुरू करेंगे आगे, ठीक है जी। चलिए जरा शुरू करते हैं। मैं फेंक के मार दूंगा, बता रहा हूं, समझ में आ रही है तुझे, सारी समझ में आ गई यहां तक बातें, क्लियर है। चलो आगे बात करते हैं अब। बेटा अगर हमारी बैलेंस शीट में हमें क्या दे रखी होगी, बैलेंस शीट। देखो डिजोल्यूशन का मतलब समझ में आया आपको, बहुत सिंपल है भाई। हमारे पास ना सिर्फ क्या है, एक बैलेंस शीट है, हमें बस उस बैलेंस शीट को क्या करना है, खाली करना है, ठीक है। तो हम पहले क्या सीखेंगे, जर्नल एंट्रीज, क्योंकि इस चैप्टर से ज्यादातर चांसेस किसके होते हैं, जर्नल एंट्रीज के। पहले सीखेंगे जर्नल और उसके बाद क्या सीखेंगे, हम अकाउंट बनाने सीखेंगे, ठीक है जी। क्योंकि बच्चों को अकाउंट बनाने में दिक्कत नहीं आती, जर्नल में दिक्कत आती है, ठीक है जी। तो शुरू करते हैं, चलिए बेटा सबसे पहले ध्यान से देखो इधर, सबसे पहले हमें क्या दे रखी है, एक बैलेंस शीट दे रखी है मान लो, और ये बैलेंस शीट आपको बुक में नहीं दे रखी होगी, ये मैं आपके लिए बना रहा हूं अभी। बेटा बैलेंस शीट में दोनों साइड हैं और दोनों साइडों में क्या क्या दे रखा होगा, ध्यान से समझ लो। यहां पे आती हैं एसेट्स, अमाउंट, और इधर आएंगी आपकी लायबिलिटी और अमाउंट, ठीक है जी। ध्यान से समझना, अब बैलेंस शीट में सबसे पहले क्या आपको दे रखा है, मान लो कैपिटल दे रखी है ए और बी की 3 लाख रुपए और 2 लाख रुपए, टोटल कितनी हो गई जी, 5 लाख। समझ में आ रही है बात। जनरल रिजर्व दे रखा है 50,000,
मिस्टर एज लोन दे रखा है 40,000, मिसेस बीज लोन दे रखा है 60,000। ठीक है जी। आपको क्रेडिटर्स दे रखे हैं लेट्स सपोज 80,000, बिल्स पेएबल दे रखे हैं आपको 20,000 के। ले जी, बस और कुछ भी दे रखा है क्या? नहीं, इतनी ही चीजें हैं बेटा। इन सब का टोटल करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5, 6, 7, 7,50,000 की होगी हमारी इधर लायबिलिटी। अब जरा एसेट साइड में देखते हैं क्या क्या है। सबसे पहले आपको बिल्डिंग दे रखी है 1,00,000 की, फर्नीचर 50,000, प्लांट एंड मशीनरी 30,000, स्टॉक 20,000, डेटर्स 55,000, लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 5,000। ठीक है जी। इसके बाद आपको दे रखा है कैश 10,000, बैंक 40,000, गुडविल 30,000 और इधर दे रखा है P&L अकाउंट। ठीक है जी। 1,00,000, 2,00,000, 3,00,000, 30,000। ठीक है जी। तो बेटा इसको कर देते हैं हम यहाँ पे थोड़ा सा चेंज। ये हो गई 4,00,000 की बिल्डिंग। बैलेंस शीट बराबर करनी है जी। बिल्डिंग 4,00,000 की है। ठीक है। टोटल करने के बाद 4, 5, 6, 6,30,000 हो रहा है ना। तो 1,20 और बढ़ा देते हैं। ठीक है। तो इसको कर देते हैं 1,50,000। एक बार कैलकुलेशन देख लेना बेटा। मैं ये क्यों बना रहा हूं, इसका कारण है बेटा, समझ में तभी आएगा जब ये आप देख लोगे। ठीक है ना। जरा देखो एक बार टोटल 4,00,000, 2,00,000, 6,00,000 और एक 7,50,000। ठीक है जी, बराबर। ये दे रखा है हमें, यानी कि एक बैलेंस शीट हमें दे रखी है जिसका टोटल कितना है 7,50,000। ठीक है जी। अब हमें इस बैलेंस शीट को खाली करना है। ठीक है। पहले समझेंगे किसके थ्रू, जर्नल एंट्री के थ्रू, फिर समझेंगे किसके थ्रू, अकाउंट बनाने के थ्रू। ठीक है जी। अब बेटा ध्यान से समझना, सबसे पहले मेरी बात सुनिएगा। हमें यहाँ पे क्या क्या दे रखा है। हमें यहाँ पे कुछ लाइबिलिटीज दे रखी हैं और यहाँ पे कुछ एसेट्स दे रखी हैं। कुछ लाइबिलिटीज दे रखी हैं और कुछ एसेट्स दे रखी हैं। ठीक है ना। तो ये जो लाइबिलिटीज हैं और ये जो एसेट्स हैं, इनको खत्म करना है। तो सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इनमें से कौन सी एसेट्स बिक सकती हैं। स्टार्टिंग से मैं बात करता हूं, एक एक करके बताने। क्या बिल्डिंग बेची जा सकती हैं? बिल्कुल बिक सकती है। क्या फर्नीचर बिक सकता है? हाँ। प्लांट एंड मशीनरी? यस। स्टॉक भी बिक सकता है। बेटा क्या डेटर्स को बेच सकते हैं? आप मेरे डेटर हो, क्या मैं आपको बेच सकता हूं? नहीं। बट आपसे पैसा रिकवर कर सकता हूं। हाँ है ना। आपसे पैसा रिकवर किया जा सकता है, यानी कि रियलाइज किया जा सकता है। तो बच्चों जिनसे पैसा रियलाइज किया जा सकता है वो सारी एसेट्स कहां जाएंगी? रियलाइजेशन में। समझ में आ रही है बात? वो सारी एसेट्स जिनसे कैश रियलाइज किया जा सकता है वो कहां पे जाएंगी? रियलाइजेशन में। ठीक है ना। तो इसलिए समझ लो, रटना मत इसको। बिल्डिंग जा सकती है, बिल्कुल रियलाइज कर सकते हैं, ये तीन हो गया। डेटर भी जा सकते हैं सर, बिल्कुल जा सकते हैं। क्या कैश को रियलाइज कर सकते हैं?
सर इन सारी चीजों को रियलाइज किस में करने वाले हैं हम? कैश में। तो कैश तो हमारे पास ऑलरेडी है, तो कैश को ऐसा थोड़ी रियलाइज हम लेके जाएंगे फिर रियलाइज करेंगे, तो उसको नहीं लेके जाएंगे। ठीक है जी, तो बच्चों ये नहीं जाएगा। क्या बैंक को रियलाइज कर सकते हैं? बैंक तो सर ऑलरेडी क्या है, कैश की फॉर्म में ही होता है। वो तो बैंक किसकी फॉर्म में है? कैश की फॉर्म में है, तो सर ये भी नहीं जाएगा। क्या गुडविल को रियलाइज किया जा सकता है? बताओ जी, क्या गुडविल को रियलाइज कर सकते हैं? बेटा वैसे देखो, अगर गुडविल को देखो तो आप ये एक तरीके से क्या है, हमारा लॉस है। और ये कौन सी वाली गुडविल है? परचेज गुडविल या सेल्फ जनरेटेड वाली है? परचेज गुडविल। ये कौन सी है? परचेज गुडविल। बेटा बैलेंस शीट में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 के अकॉर्डिंग जो गुडविल आती है वो कौन सी होती है? परचेज गुडविल होती है। ठीक है जी, हमने जो गुडविल खरीदी थी, जो गुडविल हमने क्या करी थी? परचेज करी थी, उसी को तो यहाँ पे रिकॉर्ड कर रखा है। ठीक है जी, तो क्या इसको रियलाइज किया जा सकता है? हाँ सर, इसको रियलाइज कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन बोलेगा तो, क्वेश्चन ने नहीं बोला कि भाई रियलाइज हो रही नहीं हो रही तो नहीं कर सकते। ठीक है जी, तो इसको कर सकते हैं। अच्छा भाई मेरा को ना लॉस है, 30,000 का लॉस है। मैं कह रहा हूं करण से, करण मेरा लॉस आप ले लो, मेरे लॉस के आप 30,000 रुपये दे दो मुझे, क्या आप दोगे? कह रहे सर इतने फालतू पैसे थोड़े ही हमारे पास है ना कि जो आपके लॉस को रियलाइज करेंगे। समझ में आ रही है बात? समझ में आ रही है बात? तो बेटा इसलिए हमारा जो लॉस है वो भी क्या नहीं हो सकता? रियलाइज्ड नहीं हो सकता। बेटा इन बातों को समझ लो, ठीक है ना? समझ में आ रही है बात? तो बेटा जो चीजें रियलाइज हो सकती है मैंने उनको अभी क्या किया है? राइट क्लिक किया है। समझ में आ रही है बात? आओ जरा, कैश का अमाउंट ये है, बैंक का ये है, गुडविल का ये है। अच्छा P&L का अमाउंट ही नहीं है, तो बेटा ये 1,30,000 कर देते हैं और यहां 20,000 कर दो बस। पहले बताया करो, देख लिया करो ढंग से। बेटा जो चीज समझने वाली थी वो समझ आ गई आप लोगों को? ठीक है जी, समझ में आ गया? तो 1,30 और 20 1,50 बराबर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो बेटा जो चीजें मैंने राइट क्लिक कर रखी हैं, राइट टिक कर रखे हैं, इसका मतलब ये वो सारी चीजें हैं जो किस में जा सकती हैं? रियलाइजेशन में। यानी कि इनको तो हम डायरेक्ट खत्म करेंगे, ठीक है ना? अच्छा ठीक है, अब इधर आइए जरा, क्या कैपिटल को रियलाइजेशन में भेजेंगे? बेटा पेमेंट की अगर बात करूं, रियलाइजेशन के थ्रू पेमेंट की जाएगी थर्ड पार्टी की। किसकी की जाएगी? थर्ड पार्टी। यानी कि पार्टनर्स की पेमेंट आपको कैसे करनी है? या तो कैपिटल के थ्रू, अगर पार्टनर का लोन है तो उसकी पेमेंट कैसे करेंगे? डायरेक्ट। ठीक है ना? तो यहां पे थर्ड पार्टी पेमेंट्स को सिर्फ किस में लेके जाएंगे? रियलाइजेशन में। क्लियर है जी? तो सबसे पहले नंबर पे कैपिटल है, कैपिटल कहां जाएगी? कैपिटल अकाउंट में। तो सर इसको तो रियलाइजेशन में नहीं लेके जाएंगे। बेटा जनरल रिजर्व किसका है? जनरल रिजर्व भी तो प्रॉफिट है, ये किसका पैसा है? पार्टनर्स का। तो ये भी कहां जाएगा? पार्टनर्स की कैपिटल में जाएगा। ठीक है ना? तो ये भी रियलाइजेशन में नहीं जाएगा। मिस्टर ए का लोन, ए कौन है? थर्ड पार्टी है, पार्टनर है? पार्टनर है। और मैंने क्या कहा? पार्टनर की कैपिटल हो या पार्टनर का लोन हो, वो रियलाइजेशन में नहीं जाएगा। कैपिटल को कैपिटल के थ्रू पे करेंगे और लोन को डायरेक्ट पेमेंट करेंगे। पार्टनर के लोन की डायरेक्ट पेमेंट होगी, ध्यान से सुन लो, पार्टनर के लोन की डायरेक्ट पेमेंट होगी, वो भी किसके थ्रू? कैश या बैंक के थ्रू। ठीक है जी, तो मैं लिख देता हूं यहां पे डायरेक्टली पेड, पेड डायरेक्टली। बेटा ए का जो लोन है उसको क्या करेंगे? डायरेक्टली पे करेंगे। समझ में आ गई बात? क्लियर है यहां तक? चलो आगे सुनो, अब ध्यान से समझो। अगला पॉइंट क्या है? ए का लोन हो गया, अब है जी बी। सर बी नहीं है, मिसेज बी है। क्या है? मिसेज बीज लोन। बेटा मिसेज बी कौन है हमारे लिए? है जी बाहर वाली, मतलब हमारी बाहर वाली नहीं, पार्टनर के लिए। बेटा फॉर्म के हिसाब से सोचो, बी की वाइफ है ना, उसके घर वाली है भाई, हमें उससे मतलब नहीं है, हम तो फॉर्म के हिसाब से बात कर रहे हैं। तो बेटा बी हमारे लिए, मिसेज बी जो है वो हमारी फॉर्म की पार्टनर नहीं है। ठीक है ना? तो वो कौन है? वो बाहर वाली, यानी कि थर्ड पार्टी है। समझ में आ रही है बात? क्या है ये? थर्ड पार्टी। तो सर थर्ड पार्टी है तो कहां जाएगी? रियलाइजेशन में। हाँ है ना? नेक्स्ट इज क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स भी क्या है? थर्ड पार्टी है, तो ये भी कहां जाएगी? रियलाइजेशन में। और बच्चों लास्ट में क्या है? बिल्स पेएबल।
लास्ट में क्या है, बिल्स पेएबल, तो ये भी कहां चला जाएगा, रियलाइजेशन में। आप लोगों को एक चीज क्लियर हो गई बेटा, मैं आपको ये बैलेंस शीट बना के ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि कौन सी चीजें ऐसी हैं जो रियलाइजेशन में जानी है, कौन सी ऐसी हैं जो रियलाइजेशन में नहीं जानी है। समझ में आ गई बात, क्लियर है। अब देखो जर्नल एंट्रीज कैसे बनाएंगे, ध्यान से समझना। आपको पहले इन सारी चीजों को, जिन पे हमने टिक किया हुआ है ना, कि राइट टिक किया है, इन सारी चीजों को पहले कहां लेके जाना है, रियलाइजेशन में। कहां पे लेके जाएंगे, रियलाइजेशन में। तो बच्चों मुझे बताइए रियलाइजेशन में ले जाने की जो एंट्री है वो क्या होगी। अच्छा एक बात तो बताओ करण, जब आप अपने घर जाते हो तो घर पे जाके पहले बाहर डोर बेल बजाते होगे, गेट खटखटाते होगे, तब अंदर जाते होगे, हैं जी, सही कह रहे हो आदित्य आप। सर अपने घर में थोड़ी ना एंट्री करके जाते हैं हम, हाँ है ना। लेकिन बच्चों अगर दूसरे के घर में जाना हो तो गेट बजाना पड़ेगा ना आपको, एंट्री भी करनी पड़ेगी अगर सोसाइटी वगैरह में जा रहे हो तो। समझ रहे हो नहीं। सर इस कहानी का यहाँ पे क्या उद्देश्य है बेटा, इसका उद्देश्य है समझो। देखो कैपिटल को अगर आपको लेके जाना किसके घर में, कैपिटल में, कैपिटल कहां जाएगी, कैपिटल जाएगी कैपिटल अकाउंट में, हाँ है ना। बेटा सुनो इधर, कैपिटल कहां जाएगी, कैपिटल अकाउंट में जाएगी। अब सर कोई भी चीज अगर खुद के घर में जा रही, कैपिटल कैपिटल अकाउंट में जा रही है तो कोई एंट्री नहीं होगी। समझ में आ रही है बात, मैं आ गया जी। बेटा मैं आपको ये कहानी जो बोली ना मैंने, देखिए सिंपल, इससे आपको ये याद रहेगा। अगर कोई भी चीज अपने घर में, यानी कि देखिए कैपिटल को कैपिटल अकाउंट में लेके जाना, यानी अपने अकाउंट में जा रही है, तो वहां हमें कोई एंट्री नहीं करनी जी। समझ में आ रही है बात। लेकिन अगर कोई और चीज कैपिटल में जाएगी, जैसे जर्नलिज्म को कैपिटल में लेके जाना है, एंट्री करनी पड़ेगी या नहीं, करनी पड़ेगी। क्या एंट्री होती है वो आपको पता है, वरना मैं अभी कराऊंगा, ठीक है। तो पहले हम लेके चलते हैं वो सारी चीजें जो रियलाइजेशन में जानी है, उनको लेके चलते हैं कहां पे, रियलाइजेशन अकाउंट में, ठीक है जी। तो बच्चों ध्यान से समझो, यहां पे अगर आप ध्यान से देखो, एक तो मिसेज बी का लोन है, एक क्रेडिटर और एक बिल्स पेएबल, इन तीनों को लेके जाना है कहां पे, रियलाइजेशन में। आपको पता है आदित्य इनका बैलेंस पता है कैसा होता है। सर ये लायबिलिटीज हैं और लायबिलिटीज का बैलेंस कैसा होता है, क्रेडिट। कैसा बैलेंस होता है, क्रेडिट। और हमें इनको करना क्या है, खत्म, खत्म करना है ना जी। तो बेटा खत्म करने के लिए क्या करेंगे, डेबिट, हाँ है ना। तो रटने वाली तो कोई बात नहीं है ना। तो इनको खत्म करने के लिए डेबिट करेंगे, तो क्रेडिट किस में कर देंगे, रियलाइजेशन अकाउंट में। तो बच्चों इसकी जो पहली एंट्री है वो क्या बनेगी, मैं आपको करके दिखाता हूं। देखो सर ये तीनों, इन तीनों को लेके जाना है ना पहले, ठीक है ना। इन तीनों को लेके चलते हैं कहां पे, एंट्री करेंगे। पहली एंट्री क्या करेंगे, इन तीनों को खत्म करने के लिए डेबिट। बात सुन लो क्यों डेबिट कर रहे हैं, क्योंकि इनका बैलेंस कैसा है, क्रेडिट। खत्म करना है इसलिए क्या करेंगे, डेबिट। तो एंट्री क्या बनेगी, मिसेज बीज लोन, मिसेज बीज लोन, और कौन है, क्रेडिटर्स और बिल्स पेएबल, डेबिट टू, समझ में आ रही है बात, टू रियलाइजेशन अकाउंट। बेटा जर्नल एंट्रीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको समझ लो पहले, उसके बाद करेंगे आगे की कहानी। बताइए कितना, अमाउंट भी लिख देता हूं लो, 60,000, 80,000 और 20,000। बेटा टोटल कितना हो गया, 160, ठीक है जी। आपको बता दूं ये वाली एंट्री करने के बाद मेरी बैलेंस शीट से ये तीनों चीजें क्या हो जाएंगी, गायब, यानी कि मिट गई यहां से। लो मैं मिटा भी देता हूं, मैं आपको दिखाऊंगा साथ साथ खाली करके अपनी बैलेंस शीट। मेरी बैलेंस शीट से 3 आइटम्स गई। समझ में आ गई बात, क्लियर है। चलिए आगे बात करते बेटा। बेटा जरा एसेट साइड में देखना क्या क्या जा सकता है रियलाइजेशन में, है जी, बहुत बढ़िया। चलो जरा इधर सुनो बेटा, बिल्डिंग, फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक, डेटर। अच्छा एक बात और बताओ, ये जो प्रोविजन है इसको देखो पहले ध्यान से। ये जो प्रोविजन है 5,000 का, ये क्या है, एसेट है लायबिलिटी है जी, बहुत बढ़िया, ठीक कह रहे हो प्राची आप। बेटा ये क्या है, हमारी लायबिलिटी है। समझ में आ रही है बात, क्या है हमारी लायबिलिटी। बेटा अगर एसेट होती तो यहां माइनस में थोड़े ही होती, है ना। समझ में आ रही है आदित्य, अगर यहां ये एसेट होती तो माइनस में नहीं होती। ये सर माइनस में क्यों लिखे, क्योंकि ये हमारी लायबिलिटी है। तो इसको भी ट्रीट वैसे ही करना है बेटा जैसे इनको किया है। तो इसको भी उठा के कहां ले जाएंगे, इधर रियलाइजेशन में। तो इसका बैलेंस भी कैसा है, क्रेडिट।
तो इसको खत्म करने के लिए क्या करेंगे, डेबिट। ठीक है जी, तो आप इसी एंट्री में इसको भी जोड़ दो, लो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, कितना 5000। तो बेटा ये हो जाएगा हमारा कितना 165। ठीक है जी, लो मैं मिटाई देता हूं, कितना हो जाएगा ये 1,65,000। ठीक है जी, अब बेटा इतनी जितनी एसेट्स यहां से रिलाइजेशन में जा सकती हैं उनको खत्म कर दें। कैसा बैलेंस है सर दिन का, इन सब का बैलेंस कैसा है, एसेट है सर, डेबिट बैलेंस है, तो खत्म करने के लिए क्या करेंगे, क्रेडिट, हाँ है ना, डेबिट बैलेंस है तो खत्म करने के लिए क्या करेंगे, क्रेडिट। तो बच्चों एंट्री क्या होगी, देखो जी, सबसे पहले टू बिल्डिंग, जो जो खत्म करनी है सबको क्रेडिट कर देंगे पहले, टू बिल्डिंग, टू फर्नीचर, टू प्लांट एंड मशीनरी, टू स्टॉक, टू डेटर, टू गुडविल। और कुछ है जी, बस। और इन सबको डेबिट किस में करेंगे, रियलाइजेशन में। बेटा बहुत सिंपल चैप्टर है, मैं आपको बता रहा हूं, सबसे आसान चैप्टर है इस बुक का ये, अगर समझ में आ जाए तो, है ना। अब अगर आप लोग भी कुशाग्र की तरह बेवकूफ़ी करोगे, फोन में लगोगे, तो दिक्कत है आप लोगों के लिए, है ना, तो इसलिए समझो, ठीक है ना। आप समझदार हो करण, बहुत बढ़िया। सुनो जरा बेटा, बैलेंस लिखते हैं फटाफट। बिल्डिंग 4 लाख, फर्नीचर 50,000, प्लांट एंड मशीनरी 31, स्टॉक कितने का 20। अच्छा डेटर कितने के लिखूंगा, मैं कह रहा था ना कुशाग्र, नहीं सुनोगे तो बेटा दिक्कत होगी, है ना। अगर आप पहले से पूरी बात सुन रहे होते ना तो आप 55 बोलते, कह रहा है 50। अरे 50 नहीं आएगा भाई, यहां पे समझो ना, डेटर तो मेरे 55 के हैं, डेटर कितने के हैं 55 के, 5000 का तो प्रोविजन है जिसको मैंने इधर लिख दिया पहले ही, है ना। तो बच्चों डेटर कितने से खत्म होने वाले हैं अब, 55 से। समझ में आ रही है बात, तो फोन में मत लगो, पढ़ने पे ध्यान दे लो, समझ में आ गई बात। तो बेटा यहां पे डेटर कितने से खत्म करेंगे, 55 से। और यहां पे गुडविल कितने की है जरा देख लो, 30,000 की। तो इन सब का टोटल करके किस में डाल देंगे, रियलाइजेशन में। करिए जी, टोटल करते हैं, 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 6,85,000 ना जी, लो जी 685। समझ में आ गया यहां तक। बेटा ये करने के बाद आपको बताऊं, हमारी बैलेंस शीट का कुछ हाल इस प्रकार से है। अभी हमारी जो बैलेंस शीट है उसका हाल कुछ इस प्रकार से है, ठीक है। ये सारी चीजें हमारी खत्म हो चुकी हैं यहां से। अच्छा गुडविल है, इस गुडविल को मैं पेन से काटूंगा, ठीक है ना। अभी रुको, ये बैलेंस शीट कुछ ऐसी हो गई है जी। अब सर ऐसी बैलेंस शीट तो अच्छी नहीं लग रही, इसको जल्दी खत्म करो, बिल्कुल जल्दी खत्म करते हैं इसको। बेटा गुडविल और काट देता हूं ना यहाँ से, ये अभी मिटा दूंगा तो फिर P&L भी गायब हो जाएगा, ठीक है ना। तो अभी हमारी बैलेंस शीट का हाल कुछ इस प्रकार है। अच्छा कैश और बैंक पता है कहाँ जाएंगे अब, सर ये तो अपने वाले घर में जाने, यानी कैश और बैंक अकाउंट में जाने हैं, तो क्या इनको खत्म करने के लिए कोई एंट्री करोगे, नहीं बेटा। जो चीजें अपने घर में जाएंगी उनकी एंट्री नहीं होगी, जिनको दूसरे अकाउंट में जाना है उनकी एंट्री हमें करनी होती है, ये समझ लो आप, है ना। ये इसी चैप्टर के लिए नहीं, हर चैप्टर के लिए लॉजिक है आपका, ठीक है ना। तो ठीक है जी सर, ये सीधे सीधे किस में चले जाएंगे, कैश और बैंक अकाउंट में, है ना। और फिर जो पैसा आएगा जो भी जाएगा उसको देख लेंगे वहां पे। तो इनको भी भेज देते हैं जी, ये भी खत्म हो गए। लो कैश और बैंक अकाउंट में किधर की साइड जाएंगे ये और बता दो, है जी। डेबिट में जाएंगे, क्रेडिट में जाएंगे, सर एसेट हैं, डेबिट बैलेंस है तो ऑब्वियसली बात है कैश और बैंक के डेबिट में जाएंगे, टू बैलेंस BD के नाम से। जब अकाउंट बनाएंगे तब समझेंगे, अभी अकाउंट नहीं बना रहे, ठीक है जी। तो ये भी खत्म। अच्छा इस साइड में सिर्फ एक ही तो चीज बची बच्चों, और ये क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस। और आपको पता है ये हमारे लिए क्या है, लॉस है प्रॉफिट है, बहुत बढ़िया। ये क्या है हमारा लॉस, और लॉस है तो इसको क्या करना है, खत्म। लॉस है तो क्या करना है, इसको खत्म। और खत्म किस में करते हैं, ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशियो में। सर इसमें भी सेम, हाँ इसमें भी सेम। चेंज इन PSR, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, डिसोल्यूशन, यानी कि रिजर्व, प्रॉफिट और लॉस का जो ट्रीटमेंट है सब में क्या रहने वाला है, सेम, है ना। समझ में आ गई बात।
तो बेटा इसकी एंट्री बता दो फटाफट। लॉस है, खत्म करना है, खत्म करने के लिए क्या करोगे? क्रेडिट। डेबिट बैलेंस है ना जी, खत्म करने के लिए क्या करेंगे? क्रेडिट। तो एंट्री क्या बनेगी? ए इज कैपिटल, बी इज कैपिटल, टू पी एंड एल। सर हमारे क्वेश्चन में ना एक दिक्कत है। क्या कह रहे? रेशियो नहीं दे रखा, बताओ। कुशाग्र बेटा रेशियो में दिक्कत नहीं है, अगर रेशियो नहीं दे रखा हो तो इक्वली ले सकते हैं। सुन लो इस बात को। अगर आपको पहला चैप्टर याद नहीं है तो अभी पहले चैप्टर का रिवीजन कराया था, वहां पे अटेंड कर लेते। क्लास अटेंड नहीं करी तो बेटा वन शॉट डाल रखा है, उसको देख लो। चलिए जी, तो बेटा यहां पे कितना आ जाएगा? 20,000। और इसको ओल्ड रेशियो ओल्ड पार्टनर्स में किस रेशियो में करेंगे? इक्वली। तो ऊपर कितना आ जाएगा? 10,000 और 10,000। बेटा ये करने के बाद हमारी बैलेंस शीट हो गई खत्म। ठीक है नहीं? इधर की साइड से पूरी बैलेंस शीट क्या हो गई? खाली। कोई बात नहीं, खाली होने दो, खाली तो करनी है। अच्छा इधर से भी किसी को खत्म करना है अभी? अच्छा ये साइड खत्म ही कर दूं पूरी? कितनी अजीब लगेगी ना बैलेंस शीट, एक साइड से बची हुई है बस। सर अब तो एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट बन गई है ना। अब मैं बाकी एंट्री ऊपर कर लूंगा ना, इसलिए मिटाया इधर। बेटा अब यहां पे आ जाओ, बताओ कैपिटल कहां चली जाएगी? कैपिटल अकाउंट में। डेबिट में जाएगी, क्रेडिट में जाएगी? है जी? क्या करूं मैं इस लड़के का, कह रहा है सर डेबिट। बेटा कैपिटल है, कैपिटल का बैलेंस कैसा है? क्रेडिट। तो ये कहां जाएगी? क्रेडिट साइड में जाएगी। हाँ है ना? कैपिटल है ना जी। और कैपिटल लायबिलिटी साइड में तो सर ऑब्वियस सी बात है क्रेडिट बैलेंस। और जिस चीज का क्रेडिट बैलेंस होता है ना, ये कॉमन सेंस की बात है, कुछ अगर क्रेडिट साइड में ही जाएगी। हर वो चीज जिसका बैलेंस क्रेडिट होता है वो क्रेडिट में जाती है, जिसका बैलेंस डेबिट होता है वो डेबिट में जाती है। ठीक है ना? तो बेटा ये तो सीधी कहां चली जाएगी? कैपिटल अकाउंट में। और जब ये कैपिटल में चली गई तो इसकी यहां से ऑब्वियस सी बात है ये खत्म हो गई। ठीक है जी? अच्छा अभी क्या बचा है? बस दो चीजें बची, एक जनरल रिजर्व बचा और एक का लोन बचा है ना सरद? बेटा जनरल रिजर्व को क्या करोगे? बहुत बढ़िया। कह रहे सर जनरल रिजर्व को ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, है ना जी? बहुत बढ़िया। और सर ओल्ड रेशियो हमें पता है क्या है? इक्वली। बताइए एंट्री क्या होगी? सर जनरल रिजर्व का बैलेंस कैसा है? क्रेडिट। खत्म करने के लिए क्या कर दो? डेबिट। मैं तो बस सरद के वर्ड बोल रहा हूं, बहुत समझदार लड़का है ये। तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, टू ए इज कैपिटल और टू बी इज कैपिटल। बच्चों किस रेशियो में जाएगा ये? ओल्ड रेशियो, यानी कि यहां पे 50 और यहां पे 25-25 आ जाएगा। ठीक है, मेरे पास जगह नहीं है तो थोड़ा सा यहां पे लिख दे रहा हूं अभी। समझ आ गया? क्लियर? तो ये भी खत्म। अब बचा क्या? सिर्फ ए का लोन बचा है। क्या बचा है? मिस्टर ए का लोन। बच्चों मिस्टर ए के लोन को हमें खत्म करना है, और खत्म करने के लिए क्या करोगे? लोन है तो लोन को खत्म करने के लिए क्या करेंगे? डेबिट। और क्रेडिट किसको करोगे? कैश या बैंक। क्रेडिट किसको कर देंगे? कैश या बैंक, क्योंकि इसकी पेमेंट कैसे होगी? डायरेक्ट। ठीक है जी? तो मैं इसके ऊपर अभी 4-5 पॉइंट डिस्कस करूंगा। ठीक है, पर फिलहाल मुझे बैलेंस शीट खाली करनी है तो मैं बैलेंस शीट को खाली कर देता हूं पहली एंट्री करके। तो एंट्री हो जाएगी एज लोन अकाउंट डेबिट। सर डेबिट क्यों किया? बता दो सरद, डेबिट क्यों किया है इन बच्चों को? टू कैश अकाउंट। बेटा कितना? 40। वेरी गुड। एक ही लड़का है इस क्लास में जो पढ़ता है। समझ में आया? आया समझ में? ठीक है जी, आप भी सुन लो। कह रहा है भाई लोन है, क्रेडिट बैलेंस है, खत्म करने के लिए क्या करेंगे? डेबिट। और हमारे पास से पैसा जा रहा है इसलिए कैश या बैंक को क्या कर देंगे? क्रेडिट। ठीक है जी, समझ में आ गई यहां तक की कहानी? और ये करने के बाद हमारी जो बैलेंस शीट है बच्चों, ये पूरी पूरी क्या हो गई? अब खत्म। सर बैलेंस शीट तो खाली हो गई, क्या हो गया? डिसोल्यूशन खत्म? क्या आपको लगता है डिसोल्यूशन खत्म हो गया? बेटा अभी हमने सिर्फ बैलेंस शीट खाली करनी सीखी है। ये जो बैलेंस शीट खाली हुई है, ये बैलेंस शीट को उठा के हमने कहां पे रखा है? ये जो रियलाइजेशन अकाउंट में चीजें रखी हुई हैं, बेटा रियलाइजेशन अकाउंट एक तरीके से स्टोर रूम है हमारे घर का। हमने सारी चीजें जो बेचनी है, जिनकी पेमेंट करनी है, उनको उठा के बस एक जगह पे रख दिया। हाँ है ना? अब इनको बेचना भी तो है, लाइबिलिटीज को पे भी तो करना है।
हाँ है ना, बहुत बढ़िया जी। तो बहुत सिंपल सी बात है सर, ठीक है जी। अब अगर कोई भी एंट्री हम करेंगे, अब या तो एसेट्स को बेचेंगे या लाइबिलिटीज को पे करने की होनी है बस, ठीक है जी। क्योंकि जो प्रॉफिट लॉस है वो सारे हमने पार्टनर्स के कैपिटल में ऑलरेडी भेज दिए, ठीक है। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैं पहले आपको एसेट बेचनी सिखाता हूँ, ठीक है, और फिर लाइबिलिटी की पेमेंट करनी सिखाऊंगा, और फिर बस आज जनरल एंट्रीज करके ख़त्म करेंगे। अगली क्लास में जनरल एंट्रीज के क्वेश्चन करेंगे, फिर रियलाइजेशन अकाउंट बनाना सीखेंगे, कैपिटल अकाउंट और बैंक के साथ, तीनों का एक साथ एक क्वेश्चन करेंगे, ठीक है जी। तो फटाफट से समझिएगा बेटा ज़रा ध्यान से। अगर मैं यहाँ से ये बिल्डिंग जो 4 लाख रुपए की आपको दिखाई दे रही है बुक्स में, बिल्डिंग कितने की दिख रही है? 4 लाख की। अगर मैं इस 4 लाख की बिल्डिंग को बेचने जाता हूं तो क्या ये 4 लाख की बिक जाएगी? बेटा जब हमें किसी चीज को बेचने की मजबूरी होती है ना, तो चीजें कभी भी ना रेट टू रेट नहीं जाती, या तो मंदी जाएंगी, कभी हमारी किस्मत अच्छी हुई रेट बढ़ गए उसके ज्यादा ही, तो हो सकता है हमारी बुक वैल्यू से ज्यादा पे जा सकती है, ठीक है जी। तो अभी तो मैं मान के चल रहा हूं कि हमारी बिल्डिंग कितने की बिक रही है? 3,50,000 की। कितने की बिक रही है? 3,50,000 की। आप मुझे बताइए सजल, एंट्री क्या होनी चाहिए? अगर हम बिल्डिंग को 3.5 लाख रुपए में बेच रहे हैं तो एंट्री क्या होगी? वेरी गुड। क्या सर बैंक अकाउंट को डेबिट कर दीजिए, बैंक या कैश? क्यों? क्योंकि सर पैसा आ रहा है भाई, बिल्डिंग बिकेगी तो पैसा आएगा, हाँ है ना, बिल्डिंग बिकेगी तो पैसा आएगा, पैसा आएगा तो बैंक या कैश बढ़ेगा। तो सर कह रहा है बैंक या कैश को क्या कर दो? डेबिट। बिल्कुल सही बात है जी, बैंक और कैश डेबिट कर दिया, लेकिन क्रेडिट किसको करूं? है जी बेटा, अगर आप लोगों ने बिल्डिंग बोला ना, तो आप पता है क्या कर रहे हो? इसका मतलब आप ये वाली बिल्डिंग नहीं बेच रहे, अब आप कोई और बिल्डिंग बेच रहे हो, क्योंकि ये वाली बिल्डिंग तो मैं ऑलरेडी खत्म कर चुका हूं, किसमें डाल के? रियलाइजेशन में। बात समझ में आ रही है? मेरे पास बिल्डिंग तो है ही नहीं अब। अगर आप ध्यान से समझो, मेरी बैलेंस शीट में जो बिल्डिंग थी उसको मैं खत्म कर चुका हूं ना अभी ऑलरेडी। ये वाली एंट्री जब कही थी रिलेशन टू बिल्डिंग, तो इसको तो मैं ऑलरेडी खत्म कर चुका हूं। तो सर अब जितनी भी एंट्रीज होनी है, वेरी गुड आदित्य कह रहे सर इसका मतलब सारी एंट्री अब रियलाइजेशन के थ्रू होनी है। बिल्कुल, हाँ है ना। तो अगर मैं बिल्डिंग बेचूं तो एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, 350 350। समझ में आ रही है बात? अच्छा कुशाग्र बेटा, अब तो आपको समझ आ ही गया होगा। अगर मैं ये फर्नीचर बेचता हूं मान लो 40,000 रुपए में, तो अब एंट्री क्या होगी? वेरी गुड। क्या है सर? बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। सर इसका मतलब अगर मैं प्लांट एंड मशीनरी बेचूं तो भी एंट्री सेम? बिल्कुल। लेकिन अगर मेरे स्टॉक को 20,000 के स्टॉक को पार्टनर का दिल आ गया है स्टॉक पे, है ना जी, दिल आया तो किस पे? स्टॉक पे। देख रहे हो, ए का दिल स्टॉक पे आ गया, ए स्टॉक को लेके जाना चाहता है, क्या रोकोगे? शांतनु बेटा, ए का दिल स्टॉक पे आ गया, वो स्टॉक को लेके जाना चाहता है, अरे दे तो दे, ठीक है, पर एंट्री क्या करोगे? आप क्या उसको मना करोगे? क्या सर क्यों मना करेंगे? 20,000 का स्टॉक 20,000 में लेके जा रहा है, बाहर बेचेंगे तो लॉस में बिकेगा, है ना। एंट्री क्या होनी चाहिए आपके हिसाब से? क्या आपको पैसे देगा? ए पैसे देगा अभी? अरे ए का सर हमारे पास वैसे ही बतेरा पैसा है, अभी तो 3 लाख रुपए तो कैपिटल गई थे उसके, तो बेटा हम उससे अभी पैसे ना लेके क्या करें? उसकी कैपिटल को कम कर देते हैं, हाँ है ना। तो हम एंट्री क्या कर देंगे? अभी कैश या बैंक नहीं आएगा, अभी क्या आएगा? ए की कैपिटल डेबिट। एंट्री क्या हो जाएगी? एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। बेटा स्टॉक तो नहीं लिखेंगे अब, समझ में आ रही है बात? या तो बिकेगी या पार्टनर लेके जाएगा, दो ही चीजें होंगी ना, या तो एसेट बिकेगी या पार्टनर लेके जाएगा। समझ में आ रही है बात? क्लियर है जी? ठीक है जी। तो हमारा स्टॉक भी गया। अच्छा ध्यान से समझना, अब बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं बेटा। इधर क्रेडिटर है हमारे कितने के? 80,000 के। क्रेडिटर कितने के हैं? 80,000 के। और डेटर हैं 55,000 के, ठीक है जी, ओके। या फिर एक काम करो, प्लांट एंड मशीनरी को ले लेता हूं, वैसे मैंने बेचने की एंट्री समझा दी आपको, अब एक नया पॉइंट समझाने की कोशिश कर रहा हूं। हमारे जो क्रेडिटर हैं, इधर क्रेडिटर कितने के हैं? 80,000 के।
ठीक है जी। क्रेडिटर हमारे पास आए, आके कहते भैया लाओ हमारा पैसा। अच्छा, हमें क्रेडिटर्स को कितना पैसा देना है? 80,000। ठीक है जी। हमने कहा भैया रुक जाओ, हमारी प्लांट एंड मशीनरी अभी बिकी नहीं है, वो बिक जाएगी तो हम आपको पैसा दे देंगे। ठीक है जी। 80 के क्रेडिटर और मान लो 20,000 के बिल्स पेबल, ये दोनों की बात हो रही है, दोनों पैसों के लिए आए हैं। हमने कहा अभी रुक जाओ, हमारे पास अभी पैसा नहीं है, हमारी प्लांट एंड मशीनरी बिक जाएगी, 1,30,000 की है, वो बिक जाएगी, हम आपका पैसा आपको दे देंगे। क्या वो ये नहीं कह सकते आपसे? ध्यान से सुनना मेरी बात को। क्या वो आपसे ये कह सकते हैं अच्छा अच्छा ठीक है आप प्लांट एंड मशीनरी बेच रहे हो? हाँ, क्या हम कहेंगे हाँ जी बेच तो रहे हैं, तो एक काम करते हैं हम ही ले लेते हैं। क्या कह सकते हैं? नहीं कह सकते हैं? नहीं, बिल्कुल कह सकते, भाई हमें तो बेचनी है। ठीक है जी। अब 1,30 की तो बिकेगी नहीं, भाई हमें मजबूरी है बेचनी है, उसके पैसे देने हैं। उन्होंने कहा एक काम करो, आपकी जो 1,30,000 रुपए की प्लांट एंड मशीनरी है, इसको हम लेके जा रहे हैं कितने रुपए में? 1,00,000 रुपए में, फुल्ली सेटलमेंट। मतलब 80,000 हमारे, 1,00,000 हमारे हैं आप पे, और आपकी चीज कितने की? 1,30 की, फुल सेटलमेंट में हम लेके जा रहे हैं। एंट्री क्या करोगे? बहुत बढ़िया। देखो करण कभी कभी तो ये पढ़ता है नालायक, है ना, पर जब भी बोलता है ना बहुत सही बोलता है। कह रहा है सर एंट्री करेंगे ही नहीं। कैसा क्यों करें एंट्री? भाई इधर से क्या हो रही है, एक लायबिलिटी खत्म हो रही है, इधर से एक एसेट खत्म हो रही है। एंट्री अगर बनेगी भी तो क्या बनेगी? रियलाइजेशन टू रियलाइजेशन। और बेटा रियलाइजेशन अगर 1,00,000 से डेबिट करोगे, 1,00,000 से क्रेडिट करोगे तो क्या हो गया? 0, है ना जी। तो बच्चों ऐसे केस में हम एंट्री नहीं करते हैं। ठीक है ना, समझ में आ रही है बात? जब किसी लायबिलिटी के बदले में कोई एसेट जा रही है तो उस केस में कोई भी एंट्री नहीं करेंगे। ठीक है जी। तो करण अब ऐसे ही एक एंट्री और बता दो बेटा, आप लोग इतने समझदार हो ही गए हो। यहां पे मिसेस बी का लोन है 60,000 का, दिखाई दे रहा है आपको? बी का लोन कितने का है? 60। बी का नहीं है, मिसेस बी का लोन है ना जी। मिसेस बी का लोन कितने का है? 60,000। ए ने कहा बी से कि भाई तू बाकी काम देख, मैं जरा भाभी को पैसे दे के आता हूं लोन वाले। कितने रुपए हैं जी? 60,000 रुपए। क्या मैं भाभी को जरा 60,000 रुपए दे आता हूं? क्या कौन से? क्या लोन के? तो बी ने कहा रुक 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 रुक। क्या हाँ, तुझे मेरे घर जाने की जरूरत नहीं है। अरे समझो, तुझे मेरे घर जाने की जरूरत नहीं है, मैं अपनी बीवी का लोन अपने आप दे दूंगा। बात समझ में आई? तो बेटा इस केस में आप एंट्री क्या करोगे? पैसा कौन देने वाला है? बी। अरे अब तो बी खुद देगा ना, अब ये थोड़ी ऐसे जबरदस्ती थोड़ी चला जाएगा उसके घर। पैसा कौन देगा? बी। तो बी की कैपिटल बढ़ानी है, बढ़ाने के लिए क्या करेंगे? क्रेडिट। हाँ है ना, बी की कैपिटल को क्या करोगे? क्रेडिट। डेबिट किसको करोगे? है जी, रियलाइजेशन। वेरी गुड। तो एंट्री क्या हो जाएगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट। एंट्री क्या हो जाएगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट। क्लियर है यहां तक? कोई दिक्कत? समझ में आ गया? तो बच्चों जर्नल एंट्रीज ऐसे ही होती हैं। अगर आपको पहले क्या करना है, पूरी बैलेंस शीट दे रखी है तो पहले बैलेंस शीट से जो चीजें रिलेशन में जाएंगी उनको ट्रांसफर करेंगे। ठीक है जी। लायबिलिटीज जो रिलेशन में जाएंगे उनको ट्रांसफर करेंगे। उसके बाद अगर जैसे जैसे क्वेश्चन आपको बताएगा बेचने के बारे में वैसे वैसे बेच देंगे। ठीक है। जब बेचेंगे तो ध्यान रखेंगे एंट्री किसके थ्रू होगी? रियलाइजेशन के थ्रू। और पेमेंट करेंगे तो किसके थ्रू होगी? रियलाइजेशन के थ्रू। पैसा आएगा बैंक बढ़ेगा, पैसा जाएगा बैंक घटेगा। ठीक है जी। एसेट बेचने की एंट्री सर बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, और लायबिलिटी की पेमेंट की एंट्री रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। समझ में आ गया यहां तक? तो बच्चों आज हमने जो किया है ये था जनरल एंट्री वाला पोर्शन। ठीक है। हो सकता है आप लोगों को थोड़ी दिक्कतें हों अभी क्वेश्चंस करने में, तो अभी आप लोग 1-2 क्वेश्चंस लगा के देख लेना। जो भी प्रॉब्लम्स होंगी अगली क्लास में पहले कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, उसके बाद अगले टॉपिक पे चलेंगे। ठीक है जी। तो चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी करेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।